अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी सोचा है कि बिजली का झटका जब लगता है हम्म। तो शरीर एकदम से पीछे क्यों उछलता है? हम्म। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब वो जो एक अजीब सी सनसनी होती है ना, जो त्वचा से शुरू होती है और हम्म। फिर पूरे शरीर में दौड़ जाती है, आखिर वो है क्या? वो एहसास अंदर तक जाता कैसे है? इसका जवाब असल में हमारे शरीर की बनावट के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। हम्म। हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर बस मांस और हड्डियों का ढांचा है, हाँ, आमतौर पर तो यही सोचते हैं। पर असल में ये एक बहुत ही जटिल इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रिकल मशीन? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब क्या हमारे अंदर कोई तार या सर्किट लगे हुए हैं? एक तरह से हाँ, तार तो नहीं, पर तारों का एक बहुत ही पेचीदा नेटवर्क जरूर है। और आज हम इसी विज्ञान को गहराई से समझने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल नाम के एक पॉडकास्टर का भेजा हुआ एक छोटा सा ऑडियो स्क्रिप्ट है जो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से समझाता है। ठीक है। तो आज का हमारा मकसद इस स्क्रिप्ट के जरिए बिजली के झटके के पीछे के विज्ञान को परत दर परत खोलना है। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा हमारा शरीर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। ये बात ही अपने आप में चौंकाने वाली है। स्रोत में इसके बारे में क्या बताया गया है? स्रोत की शुरुआत ही इसी आश्चर्यजनक तथ्य से होती है कि हमारा शरीर न सिर्फ बिजली से चल सकता है, बल्कि वो खुद खुद बिजली पैदा भी करता है। क्या बात कर रहे हैं, हम बिजली पैदा करते हैं? जी हाँ, हमारी हर सोच, हर हरकत, हर एहसास, ये सब छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पल्स पर ही काम करते हैं। मतलब जब मैं अभी आपसे बात करने के लिए अपना हाथ हिला रही हूँ, तो ये असल में मेरे दिमाग से भेजा गया एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है? बिल्कुल। आपका दिमाग एक कमांड सेंटर की तरह है जो आपकी नसों यानी न्यूरॉन्स के जरिए बिजली के सिग्नल भेजता है। और ये सिग्नल रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपकी मांसपेशियों तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि कब और कैसे हरकत करनी है। ये एक बेहद संवेदनशील और सटीक नेटवर्क है। कमाल है। तो ये तो एक तरह का हमारा अपना जैविक इंटरनेट हो गया। हाँ, कह सकते हैं। तो शायद इसी वजह से जब बाहर से कोई बिजली का करंट जैसे किसी तार को छूने से हमारे शरीर में दाखिल होता है तो गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ तो बहुत छोटा शब्द है। वो बाहरी करंट हमारे इस अंदरूनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक हमलावर की तरह घुसपैठ करता है। एक हमलावर? हाँ, वो हमारे अपने सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश करता है और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। तो जब हम कहते हैं कि शॉक लगा, उस एक पल में शरीर के अंदर असल में होता क्या है? वो कौन सी पहली चीज है जो ये बाहरी करंट करता है? स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाता है। जैसे ही बिजली शरीर में दाखिल होती है, उसका सबसे पहला और सीधा असर हमारी मांसपेशियों पर होता है। मांसपेशियों पर? हाँ, ये बाहरी करंट मांसपेशियों को अनियंत्रित रूप से, मतलब बिना हमारे काबू के, बहुत जोर से सिकोड़ देता है। इसे अंग्रेजी में अनकंट्रोलेबल कंट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, तो ये जो अनियंत्रित सिकुड़न है, क्या यही वो चीज है जिसे हम झटका लगना या शरीर का पीछे उछलना महसूस करते हैं? क्या मांसपेशियां अपने आप काम करने लगती हैं? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अपने आप नहीं होता। ये बाहरी करंट है जो मांसपेशियों को सीधे आदेश दे रहा है, दिमाग के आदेश को पूरी तरह से बाईपास करके। मतलब एक तरह का हाईजैक? बिल्कुल, ये एक हाईजैक ही है। दिमाग कहता है शांत रहो, लेकिन बाहरी करंट चिल्लाकर कहता है सिकुड़ जाओ, और मांसपेशियां उसी की सुनती हैं, क्योंकि वो सिग्नल कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसी से जुड़ी एक बात मैंने हमेशा सुनी है और मुझे लगता है कई श्रोताओं ने भी सुनी होगी कि बिजली का झटका लगने पर हाथ किसी चीज से चिपक जाता है। लोग कहते हैं कि करंट ने खींच लिया। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये एक बहुत आम धारणा है, पर विज्ञान यहाँ थोड़ा अलग है। स्रोत के मुताबिक ऐसा इसलिए नहीं होता कि हाथ सच में किसी चुंबक की तरह चिपक गया है। तो फिर क्यों होता है? होता यह है कि हमारे हाथ की जो मांसपेशियां मुट्ठी को बंद करने और खोलने का काम करती हैं, वो बाहरी करंट की वजह से पूरी तरह से फ्रीज या जकड़ जाती हैं। ओह! तो मतलब हम हाथ छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे होते हैं लेकिन छुड़ा नहीं पाते। हाँ, क्योंकि जिन मांसपेशियों को दिमाग से हाथ खोलने का सिग्नल मिलना चाहिए, वो बाहरी करंट के कब्जे में होती हैं और कसकर बंद हो जाती हैं। अच्छा। असल में हाथ की पकड़ को नियंत्रित करने वाली फ्लेक्सर मांसपेशियां जो मुट्ठी बंद करती हैं, वो एक्सटेंसर मांसपेशियों जो मुट्ठी खोलती हैं से ज्यादा मजबूत होती हैं। तो जब दोनों पर हमला होता है? तो मजबूत वाली मांसपेशियां जीत जाती हैं और आपकी मुट्ठी उस तार पर और भी कस जाती है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। तो चिपकना एक भ्रम है, असलियत मांसपेशियों का जकड़ जाना है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारा दिमाग एक तरफ से कह रहा है हाथ खोलो और बाहरी करंट दूसरी तरफ से कह रहा है नहीं, मुट्ठी बंद रखो। बिल्कुल,
हमारे अपने शरीर के अंदर ही एक तरह की रस्साकशी हो गई। पर इस लड़ाई में कौन कितना ताकतवर है? मतलब हमारे शरीर का सिग्नल कितना मजबूत होता है? आंकड़ों को देखें तो ये अंतर जमीन आसमान का है और ये वाकई चौंकाने वाला है। बताइए। स्रोत बताता है कि हमारे शरीर का जो सामान्य नर्व सिग्नल होता है, यानी दिमाग से शरीर तक जाने वाला संदेश, वो करीब 70 से 100 मिलीवोल्ट का होता है। मिलीवोल्ट? वो कितना होता है? मिलीवोल्ट यानी 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा। ये इतना नाजुक और हल्का करंट है कि इसे महसूस भी नहीं किया जा सकता। बस इतना सा? जी, हमारे शरीर का पूरा कम्युनिकेशन इसी पर चलता है। ठीक है, 100 मिलीवोल्ट। और इसकी तुलना में घर में जो बिजली आती है उसका झटका कितना होता है? हमारे घरों में आने वाली बिजली आमतौर पर 230 वोल्ट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो आप फर्क देख सकती हैं। अरे बाप रे! कहाँ 100 मिलीवोल्ट और कहाँ 230 वोल्ट। ये हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इस अंतर को समझने के लिए स्रोत में एक कमाल की मिसाल दी गई है। वो इसकी तुलना एक शांत हाईवे पर हुए परमाणु बम के धमाके से करते हैं। ये एक बेहतरीन उपमा है ना? कल्पना कीजिए, हमारा नर्वस सिस्टम वो हाईवे है जिस पर छोटी छोटी गाड़ियां, यानी हमारे सिग्नल, अपनी अपनी लेन में अनुशासन से चल रही हैं। हर सिग्नल का एक मकसद है, एक मंजिल है। बिल्कुल। कोई सिग्नल हाथ उठाने का संदेश ले जा रहा है, कोई पलक झपकाने का, और बिजली का झटका उस हाईवे पर हुआ एक भयानक विस्फोट है जो सब कुछ, सड़कें, गाड़ियां, सिग्नल, सब कुछ एक ही पल में तहस नहस कर देता है। एकदम। तो इस विस्फोट का नतीजा क्या होता है? क्या सारे सिग्नल रुक जाते हैं या गड़बड़ा जाते हैं? दोनों ही होता है। ये बाहरी करंट इतना शक्तिशाली होता है कि वो हमारे शरीर के नाजुक सिग्नल सिस्टम को पूरी तरह से ओवर पावर कर देता है, उसे हाईजैक कर लेता है। तो दिमाग से आने वाले संदेशों का क्या होता है? वो मांसपेशियों तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हाईवे ही तबाह हो चुका है। शरीर का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाता है। ठीक है, तो मांसपेशियां जकड़ गईं, हमारा सिग्नल सिस्टम एक धमाके की तरह ठप हो गया। लेकिन ये सब इतना दर्दनाक क्यों है? बिजली के झटके में वो असहनीय दर्द क्यों होता है? इसका कारण भी हमारे नर्वस सिस्टम के ठप होने के तरीके में ही छिपा है। अच्छा। जब ये शक्तिशाली बाहरी करंट शरीर में फैलता है तो ये हमारी नसों को, यानी न्यूरॉन्स को, बिना किसी क्रम के बेतरतीब तरीके से सिग्नल भेजने पर मजबूर कर देता है। स्रोत में से रैंडम फायर करना कहा गया है। रैंडम फायर मतलब नसें पागलों की तरह हर दिशा में सिग्नल चलाने लगती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। कल्पना कीजिए कि एक शांत लाइब्रेरी में अचानक हर कोई एक साथ अलग अलग किताबें जोर जोर से पढ़ने लगे। हर तरफ बस शोर और अफरा तफरी। बिल्कुल। हमारे दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। दिमाग तक पहुंचने वाले ये सिग्नल बहुत ही गड़बड़, बेतरतीब और तेज होते हैं। उसे ये पता नहीं चलता कि शरीर के किस हिस्से से क्या संदेश आ रहा है और क्यों आ रहा है। दिमाग के लिए ये एक बहुत बड़ा सिस्टम एरर है। और दर्द? और दर्द असल में शरीर का अलार्म सिस्टम है। जब दिमाग को ऐसे सिग्नल मिलते हैं जो उसे समझ नहीं आते और जो बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, तो वो इसे खतरे का सबसे बड़ा संकेत मानता है और उसे दर्द के रूप में दर्ज करता है। बिल्कुल। ये शरीर को बताने का तरीका है कि कुछ बहुत ही गलत और खतरनाक हो रहा है। तो ये सिर्फ एक जगह का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे नर्वस सिस्टम का एक साथ चिल्लाना है। सही कहा। ये एक शुद्ध, बिना मिलावट वाला खतरे का सिग्नल है जिसमें कोई और जानकारी नहीं होती सिवाय इसके कि सिस्टम पर हमला हुआ है। ये शरीर का आखिरी और सबसे जोरदार अलार्म है। ये जानना तो डरावना है। तो क्या इसका कोई पैमाना है? हम हमेशा वोल्टेज की बात करते हैं, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, लेकिन असल में खतरा किस चीज से है? यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है जिसका जिक्र स्रोत में भी किया गया है। बिजली के झटके का असली खतरा वोल्टेज से नहीं बल्कि करंट से होता है, जिसे हम एम्पियर में नापते हैं। अच्छा, वोल्टेज और करंट, इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब आम भाषा में कैसे समझें? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका पानी के पाइप का उदाहरण है। आप वोल्टेज को पानी के पाइप में दबाव यानी प्रेशर की तरह समझ सकते हैं, और करंट? और करंट को उस पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा यानी फ्लो की तरह। ज्यादा दबाव का मतलब ये नहीं कि पानी ज्यादा बहेगा, है ना? वो पाइप की मोटाई पर भी निर्भर करता है। सही बात है। उसी तरह ज्यादा वोल्टेज खतरनाक है, लेकिन असली नुकसान शरीर के अंदर से बहने वाला करंट ही करता है। तो हमारे शरीर के लिए करंट की कितनी मात्रा खतरनाक हो सकती है? स्रोत में इसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं, है ना? हाँ, और ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें मिली एम्पियर यानी एमए में मापा जाता है। मिली एम्पियर, एम्पियर का 1000वां हिस्सा। बिल्कुल।
तो 1 मिली एम्पियर पर आपको सिर्फ हल्की झुनझुनी का एहसास होगा। अरे, तो वो जो सर्दियों में कभी-कभी स्वेटर उतारते हुए या दरवाजे की नॉब छूने पे हल्की सी चट की आवाज आती है, वो बस 1 मिली एम्पियर होता है? बिल्कुल, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा डिस्चार्ज है। इसके बाद आता है 5 मिली एम्पियर। यहाँ पर आपको एक हल्का लेकिन साफ झटका महसूस होगा। असहज होता होगा पर खतरनाक नहीं। आमतौर पर नहीं, लेकिन इसके बाद खतरा बढ़ना शुरू होता है। अच्छा। हाँ, यहीं से चीजें गंभीर होने लगती हैं। अगला लेवल है 10 से 15 मिली एम्पियर। ये वो स्टेज है जहां मांसपेशियों का जकड़ना शुरू हो जाता है, जिसे मसल फ्रीज कहते हैं। अच्छा, तो ये है वो खतरनाक पॉइंट जहां से हाथ छुड़ाना नामुमकिन सा हो जाता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। एकदम, ये वो बिंदु है जहां आपका शरीर आपके काबू से बाहर होने लगता है। और अगर करंट 30 मिली एम्पियर तक पहुंच जाए तो क्या होता है? तो ये हमारी सांस लेने वाली मांसपेशियों जैसे डायफ्राम पर असर डालना शुरू कर देता है। इससे सांस रुक सकती है। इसे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कहते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, ये कुछ ही मिनटों में जानलेवा हो सकता है। और सबसे खतरनाक स्तर वो कौन सा है? वो 75 से 100 मिली एम्पियर के बीच आता है। 75 से 100। इतना करंट अगर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भी दिल से होकर गुजर जाए तो ये दिल की धड़कन के तालमेल को बिगाड़ सकता है। दिल धड़कने की बजाय बस बेतरतीब ढंग से कांपने लगता है। और खून पंप होना बंद हो जाता है। हाँ, इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं और ये लगभग तुरंत ही जानलेवा साबित होता है। ये आंकड़े वाकई आंखें खोलने वाले हैं। तो मतलब घर के एक छोटे से उपकरण से भी इतना करंट निकल सकता है जो जानलेवा हो? हाँ बिल्कुल, एक खराब उपकरण या गलत वायरिंग से आसानी से 100 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट शरीर से गुजर सकता है। बाप रे। इसीलिए इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि हमें वोल्टेज के बजाय करंट की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हाई वोल्टेज हमेशा जानलेवा नहीं होता? जरूरी नहीं। एक हाई वोल्टेज का स्रोत जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको तेज झटका दे सकता है, लेकिन अगर उसका करंट बहुत कम है तो वो जानलेवा नहीं होगा। वहीं एक कम वोल्टेज का स्रोत भी खतरनाक हो सकता है अगर वो शरीर के माध्यम से ज्यादा करंट बहाने में सक्षम हो। तो अगर मैं आज की इस पूरी बातचीत को समेटूं तो 3-4 बातें साफ हैं। पहली, हमारा शरीर खुद बिजली का एक बहुत ही नाजुक और जटिल नेटवर्क है। जी। दूसरी, बिजली का झटका उस नेटवर्क पर एक बाहरी हमला है जो हमारी मांसपेशियों को जकड़ लेता है। हाँ। तीसरी, दर्द का एहसास असल में हमारे नर्वस सिस्टम का एक साथ चिल्लाना है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, असली खतरा वोल्टेज से ज्यादा करंट की मात्रा यानी एम्पियर में है। 10 मिली एम्पियर से ही हमारा शरीर काबू से बाहर होना शुरू हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर एक बहुत ही संवेदनशील इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम करता है और बाहरी बिजली उसे कितनी आसानी से और कितनी बुरी तरह से बाधित कर सकती है। बिल्कुल। ये बातचीत सिर्फ बिजली के झटके के बारे में नहीं थी, बल्कि ये हमारे अपने शरीर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। ये जानना कि हम अंदर से कितने जटिल हैं, अपने आप में कमाल है। बिल्कुल, ये हमारे शरीर के काम करने के तरीके के बारे में एक मौलिक समझ है। और यहीं से श्रोताओं के लिए एक विचार उठता है। अगर हमारा शरीर वाकई बिजली के सिग्नलों पर ही चलता है, एक जैविक मशीन की तरह, तो क्या भविष्य में कभी ऐसा संभव हो सकता है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को सीधे मशीनों या कंप्यूटर से जोड़ सकें, ठीक वैसे ही जैसे हम एक तार को सॉकेट में लगाते हैं? एक दिलचस्प सवाल है। और अगर ऐसा हुआ तो इंसान होने के क्या मायने रह जाएंगे? इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।